हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू प्लेलिस्ट जो होने वाली है हमारी HTML CSS जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ये प्लेलिस्ट कंप्लीट बिगनर फ्रेंडली होने वाली है। इस प्लेलिस्ट में हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। सारे प्रोजेक्ट्स रिस्पॉन्सिव होंगे। आपको पता है मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको बना के दिखाता हूँ वो सारे प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं। क्योंकि ये प्लेलिस्ट बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली है तो हम स्टार्टिंग में जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ तो करेंगे लेकिन थोड़ा कम करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप देखोगे कि हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए कितने अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं और अपनी वेबसाइट्स को बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने वाले हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिनको बनाकर आपकी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की स्किल्स बहुत ज़्यादा ग्रो होंगी। हर वीडियो में आपको कोई ना कोई न्यू चीज़ लर्न करने को मिलेगी, ठीक है। इसकी गारंटी मैं आपसे लेता हूँ, ठीक है। तो आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज का प्रोजेक्ट हमारा बहुत बेसिक होगा लेकिन बहुत अच्छा होगा और इसमें भी आपकी काफ़ी लर्निंग होगी। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि हमने जावास्क्रिप्ट तो सीख लिया, हमने जावास्क्रिप्ट का ये भी टॉपिक सीख लिया, ये भी सीख लिया, लेकिन हमें एक आइडिया नहीं मिल पा रहा कि हम उसको किस तरीके से जो है वो अपनी वेबसाइट्स में यूज़ करें, कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करें, कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करने चाहिए, क्या चीज़ें बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों के जवाब आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। हम इस प्लेलिस्ट में बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से हम इसमें प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपने पास इसको सेव करके रख लेना है, क्योंकि इन फ्यूचर में जितने भी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं, ठीक है। इसका सोर्स कोड मैं गिटहब अकाउंट पर अपलोड कर दूंगा और फर्स्ट कमेंट में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं, आज हम बनाने वाले हैं ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव कैलकुलेटर, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेटर है लेकिन बहुत अमेजिंग होने वाला है ये। इसमें हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए इस कैलकुलेटर को बनाने वाले हैं। अगर मैं आपको इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दिखाऊं तो देखो, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो देख रहे हो आपको यहाँ पर ये चीज़ें आती हुई दिख रही हैं। मैंने जैसे 7 क्लिक करा, यहाँ पर मुझे 7 दिख गया। मैंने 3 क्लिक करा, 3 आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा प्लस और प्लस में इसमें करवाना चाहता हूँ 6। जैसे ही मैं इक्वल टू पे क्लिक करूँगा देखो यहाँ पे मेरे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है, 79 आ चुका है। अगर मैं पॉइंट लगाना चाहता हूँ मैं पॉइंट लगा के इस तरीके से भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं जब डबल जीरो लगाना चाहूँ तो डबल जीरो के लिए भी मेरे पास बटन है, सिंगल जीरो के लिए भी मेरे पास बटन है, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों हैं, पॉइंट का बटन भी है आपके पास यहाँ पे। अब ये क्या है, डिलीट का बटन क्या करेगा, डिलीट का बटन आपके जो नंबर्स होंगे उसमें से आखिरी वाला एक नंबर डिलीट करेगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊं, देखो जैसे डिलीट पे क्लिक करा, एक यहां से 0 डिलीट हो गया, दोबारा डिलीट पे क्लिक करूंगा, एक यहां से 0 डिलीट हो गया। तो ये क्या काम करेगा, ये आपके नंबर्स में से एक एक नंबर को क्या करेगा, रिमूव करेगा, क्लियर करेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपकी यहां से पूरी स्क्रीन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, तो आपके लिए कौन सा बटन है, AC का। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपकी ये पूरी स्क्रीन क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। तो ये आज हम बनाने वाले हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए, ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज और, अगर आप लोगों ने मेरी इस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करे तो भाई इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। यहाँ पर मैं आपको जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखा रहा हूँ। सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बहुत ईजी एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ, तो आपने इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लेना है, ठीक है। तो मैं इस फाइल को भी यहाँ से कर लेता हूँ क्लोज। और अब हम बनाते हैं अपना आज का प्रोजेक्ट। देखो मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया है HTML CSS JS प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। आप किसी भी नाम से जो है वो फोल्डर बना सकते हो। आपने इस फोल्डर के अंदर आना है, यहाँ पर आकर मैंने एक और फोल्डर बना लिया है रिस्पॉन्सिव कैलकुलेटर का। अब ये जो फोल्डर है ना मेरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स का, इसके अंदर मैं उन सारे प्रोजेक्ट्स के फोल्डर को इंक्लूड करूंगा जो जो प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, ताकि मेरा जो है वो सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह स्ट्रक्चर होकर रहें और मुझे पता चल जाए कि मेरे प्रोजेक्ट्स कहाँ पर हैं। आप चाहो तो आप सिंपल कोई भी एक फोल्डर बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आना है और यहाँ पर अगर आपने किसी भी नाम से फोल्डर बना लेना है, मैंने बना लिया रिस्पॉन्सिव कैलकुलेटर के नाम से। आपने इसके अंदर आना है, यहाँ पर अगर आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ओपन विद कोड का। आप ओपन विद कोड पे क्लिक करोगे, आपका VS कोड इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता है तो आपने क्या करना है, आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आपने लिखना है CMD, इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे आपका कमांड प्रॉम्प्ट इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने लिखना है कोड स्पेस डॉट और हिट एंटर करोगे तब भी आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। लेकिन मेरे पास राइट क्लिक का ऑप्शन आता है तो मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके और यहाँ से मैं इसको क्या कर दूंगा, ओपन विद कोड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा इस फोल्डर के अंदर क्या ओपन हो चुका है, मेरा VS कोड ओपन हो चुका है, ठीक है। और ये यहाँ से मैं इन फाइल्स को जरा क्लोज कर देता हूँ। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक index.html के नाम से एक फाइल बना लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर index.html के नाम से मैंने एक HTML की फाइल यहाँ पर क्रिएट कर ली है। अब मुझे अपने कैलकुलेटर को स्टाइल भी करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टाइल शीट भी बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर अगर क्या करूँगा, कैलकुलेटर
.css के नाम से एक CSS की फाइल बना लूँगा। आप चाहो तो आप किसी भी नाम से फाइल बना सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर आ जाओ index.html में, मैं Shift 1 प्रेस करूँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, हिट एंटर करूँगा, ये मेरी HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट हो चुकी है। टैब प्रेस करूँगा, दोबारा टैब प्रेस करूँगा, टाइटल के टैग में आऊँगा और यहाँ पर मैं टाइटल क्या लिखूँगा, रिस्पॉन्सिव कैलकुलेटर यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इस तरीके से मैं कर लूँगा। अब मुझे क्या करना है, अपनी CSS की फाइल को यहाँ पर लिंक करवाना है। तो लिंक कैसे करवाते हैं, लिंक कॉलन CSS, style.css की जगह मेरी CSS की फाइल का क्या नाम है, calculator.css। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, calculator.css। इससे मेरी CSS की फाइल लिंक हो चुकी है। अब एक चीज़ और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे अपने प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा सा फॉन्ट यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर गूगल पर आऊँगा और यहाँ पर आकर लिखूँगा गूगल फॉन्ट्स पॉपिन्स। अगर आपने कोई और फॉन्ट यूज़ करना है तो आप सिंपल क्या लिख सकते हो, गूगल फॉन्ट्स लिख सकते हो और वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर फॉन्ट्स मिल जाएंगे। मुझे ये पॉपिन्स का फॉन्ट बहुत अच्छा लगता है, तो मैं डायरेक्ट क्या आ जाऊँगा, गूगल फॉन्ट्स पॉपिन्स लिखूंगा, फर्स्ट लिंक पर क्लिक करूँगा, मैं आ जाऊँगा यहाँ पर पॉपिन्स के फॉन्ट पे, ठीक है। अब मैंने कुछ स्टाइल्स यहाँ पर पहले से सिलेक्ट किए हुए थे, तो मैं एक काम ये करूँगा कि मैं इनको यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ठीक है। एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर सारे पहले रिमूव कर देता हूँ, ताकि मैं आपको सारी चीज़ें ना बिल्कुल स्क्रैच से करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको जितने भी प्रोजेक्ट्स बना के दिखाता हूँ, सारे प्रोजेक्ट्स में मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल स्क्रैच से करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं काम ये करूँगा, इसको यहाँ से एक ये वाला स्टाइल हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम एक काम ये करते हैं कि एक ये वाला हम स्टाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। इनफ रहेगा, बस इतना ही बहुत है हमारे लिए, ठीक है। और हम यहाँ पर आ जाएंगे, इस पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और इस लाइन को हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। इसको नहीं, सिर्फ इसको करना है, ठीक है। मैं इस लाइन को यहाँ से क्या करूँगा, Ctrl+C करूँगा और यहाँ पर लाकर अपनी CSS की फाइल में इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाना है। यहाँ पर मैं सबसे पहले बोलूँगा कि भाई मार्जिन 0 और पैडिंग 0, तो उसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, M0 + P0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मार्जिन 0 पैडिंग 0। उसके साथ साथ मैंने क्या करना है, अपनी फॉन्ट फैमिली की स्टाइल को यहाँ पर ऐड करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा, ये यहाँ पर लिखी हुई है ये प्रॉपर्टी, आपने इसी को यहाँ से कॉपी करना है, Ctrl+C और यहाँ पर लाकर आपने इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। मार्जिन 0 पैडिंग 0 से क्या होता है कि भाई एक्स्ट्रा स्पेसेस जो आ रही होती हैं वो रिमूव हो जाएंगी। तो ये यहाँ पर इसका काम हो चुका है। तो मैं एक काम ये करूँगा कि मैं इस फाइल को भी यहाँ से क्लोज कर दूंगा, ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद हम अपने कैलकुलेटर का स्केलेटन डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा डॉट कंटेनर, ठीक है। तो डॉट कंटेनर से क्या होगा, एक डिव बन जाएगा जिसकी क्लास क्या होगी, कंटेनर। उसके बाद मैं डॉट कैलकुलेटर के नाम से क्या करूँगा, एक क्लास बना लूँगा, ठीक है। कैलकुलेटर के नाम से मैंने क्लास बना ली, मतलब एक डिव बन चुका है जिसकी क्लास क्या है, कैलकुलेटर है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म क्रिएट करूँगा, ठीक है। और इसमें से मैं ये एक्शन का एट्रीब्यूट हटा देता हूँ क्योंकि इसकी कोई नीड नहीं है अभी। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं डॉट डिस्प्ले लिखूंगा, ठीक है। डॉट डिस्प्ले लिखने से क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास एक डिव बन जाएगा जिसकी क्लास क्या होगी, डिस्प्ले होगी। इसके अंदर सबसे पहले मैं अपना एक इनपुट टैग लगाने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज करूंगा इनपुट टैग जिसकी टाइप क्या होगी, टेक्स्ट होगी। और इसमें मैं नेम का एट्रीब्यूट यूज करूंगा और नेम में मैं इसको दे दूंगा डिस्प्ले, ठीक है। और इसके अलावा मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा रीड ओनली का। अब इससे क्या होता है, रीड ओनली से ये होता है, आपको पता है कि हमारे जो इनपुट टैग्स होते हैं उसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ भी इनपुट कर सकते हो। लेकिन ये जो मैं डिव एलिमेंट बनाना चाह रहा हूँ, ये मैं बनाना चाह रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एडिट लिख रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं खुद से कोई चीज़ एडिट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैंने इसको क्या लिखा है, मैंने इस पर रीड ओनली का एट्रीब्यूट यूज करा है। तो रीड ओनली के एट्रीब्यूट से क्या होता है, ये मुझे सिर्फ रीड करने की परमिशन देगा, राइट करने की परमिशन नहीं देगा, ये एडिट करने की परमिशन मुझे नहीं दे रहा है। जबकि यहाँ पर भी मैंने क्या करा है, इनपुट टैग यूज करा है। इनपुट टैग में तो आप एडिट कर सकते हो ना, लेकिन मैंने उसके साथ क्या यूज करा है, रीड ओनली का एट्रीब्यूट। तो ये मुझे सिर्फ रीड करने की परमिशन देगा, एडिट करने की परमिशन नहीं देगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या यूज़ करा है, रीड ओनली का एट्रीब्यूट यूज़ करा है, ठीक है भाई। अब हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ये डिव क्लोज हो रहा है, इसके बाद हम एक काम ये करेंगे कि एक और डिव बनाएंगे यहाँ पर, और इस डिव के अंदर मैं बनाऊंगा यहाँ पर एक इनपुट टैग, ठीक है, जिसकी टाइप यहाँ पर हम रख लेंगे बटन, क्योंकि अब हम अपने कैलकुलेटर्स में क्या बनाने वाले हैं, बटन्स क्रिएट करने वाले हैं। इसकी वैल्यू मैं क्या दे दूंगा, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे दे दूंगा AC। और इसके साथ साथ अब हम एक काम ये करते हैं कि अभी फिलहाल के लिए इसको इतना ही रहने देते हैं और इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं भी, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी एक रो में कितने बटन्स आए, 1 2 3 4, ठीक है। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 इनपुट टैग्स लगाने पड़ेंगे। तो मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, 3 4, ठीक है। ये 4 बार मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया। पहला बटन जो है हमारा वो AC का है, दूसरा बटन जो है हमारा वो है डिलीट का, ठीक है, क्या आप डिलीट कर सकते हो। तो मैं इसको DEL कर देता हूँ। और उसके बाद जो तीसरा बटन है हमारा वो है हमारा पॉइंट के लिए, और जो चौथा बटन है हमारा वो है स्लैश के लिए, ठीक है, मतलब डिवीजन के लिए। ये मैंने इस तरीके से क्या कर लिया, अपनी एक रो को यहाँ पर
बना लिया है। ठीक है, कंट्रोल से सेव करता हूँ और एक काम ये करते हैं कि गो लाइव पर क्लिक करते हैं ताकि हमारी ये जो index.html की फाइल है वो हमारे वेब ब्राउजर पे लोड हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये मेरा इनपुट टैग आ चुका है और यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ अभी एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। देख रहे हो क्यों नहीं एडिट कर पा रहा? क्योंकि मैंने रीड ओनली का एट्रीब्यूट यूज़ करा है। ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। हम एक काम ये करते हैं, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर और अब हम अपनी दूसरी रो का स्केलेटन क्रिएट करेंगे। मैं सिंपल इसी डिव को क्या करूँगा, यहाँ पे डुप्लीकेट कर दूंगा और यहाँ पर आने के बाद अब जो दूसरी रो होने वाली है हमारी, उसमें हमारे पास जो बटन्स होंगे वो होंगे, एक 7 का होगा। ठीक है, एक हमारे पास होगा, एक सेकेंड मैं इसको यहाँ पे आके कर देता हूँ, एक होगा हमारे पास 8 का, एक होगा हमारे पास किसका 9 का होगा। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर अगर मैं लिख दूंगा 9 और 9 के बाद जो हमारे पास आखिरी होगा वो होगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टेरिक का साइन यूज़ कर लूँगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। उसके बाद अब हमने इसी डिव को दोबारा क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 4, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 6 और यहाँ पर मैं क्या साइन यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा माइनस का साइन। ठीक है, उसके बाद दोबारा मैंने इस डिव को क्या करना है, यहाँ पर डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 और 1 के बाद लिखूंगा 2, 2 के बाद लिखूंगा 3 और 3 के बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखना है, प्लस का साइन यूज़ करना है। ठीक है, प्लस का ऑपरेटर अपना यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस का साइन। ठीक है, उसके बाद अब हमारी लास्ट रॉ होने वाली है। मैं इसी को यहाँ पे क्या करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा और लास्ट रॉ में हमारे पास 3 बटन्स हैं। मैं आपको दोबारा चल के दिखा देता हूँ, मैं इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर आते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। लास्ट रॉ में हमारे पास 3 बटन है, लेकिन ये वाला जो बटन है ये 2 बटन्स की स्पेस ले रहा है, तो इसको हम CSS की मदद से जो है वो हम सेट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पर आकर बोल दूंगा कि भाई ये जो आखिरी के जो 3 बटन है मेरे, उसमें क्या होगा, एक होगा हमारा 00 का बटन, एक होगा हमारा सिंगल 0 का बटन। ठीक है, और आखिरी जो होगा हमारा वो होगा हमारा =2 का बटन। ठीक है, जिससे हम अपना आंसर गेट करेंगे और बस हमने इतना ही काम करना था। ये यहाँ पर हमारा कैलकुलेटर का स्केलेटन कंप्लीट हो चुका है। कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर बहुत ही बुरा दिख रहा है, लेकिन हम इसको अभी बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपने। हम आ जाएंगे अपनी calculator.css की फाइल में और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कंटेनर को स्टाइल करेंगे। तो मैं डॉट कंटेनर यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि मैंने अपने डिव को क्या क्लास दी थी, कंटेनर के नाम से। मैं यहाँ पर बोलूँगा कि विद इसकी कितनी कर दो, 100% कर दो। हाइट में बोलूँगा कि 100 VH कर दो और उसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड देने वाला हूँ। मैं यूज़ करूँगा #FAF3 और 3 देना है 30। ठीक है, इस तरीके से 3F0 है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये वाला कलर दे दूंगा और उसके बाद अब हम एक काम ये करेंगे, यहाँ लिखूंगा DF का मतलब डिस्प्लेस का क्या कर दो, फ्लेक्स कर दो। AIC मतलब अलाइन आइटम्स क्या कर दो, सेंटर कर दो। JCC मतलब जस्टिफाई कंटेंट क्या कर दो, सेंटर कर दो। तो इससे क्या होगा, मेरा कैलकुलेटर बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। देखो यहाँ पे बिल्कुल ये सेंटर में आ चुका है। ठीक है भाई, अब हम अपने कैलकुलेटर वाली क्लास को क्या करेंगे, कैलकुलेटर वाले डिव को क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा कैलकुलेटर और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर को बैकग्राउंड कलर देंगे। यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा हैश के बाद मैं लिखूंगा 4 के बाद मैं लिखूंगा 6 8 के बाद मैंने लिखना है 2A9। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये इसका कलर दे दिया है। ठीक है भाई, अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ पर इसको पैडिंग दे दूंगा 20 पिक्सल की, कि भाई जितने भी मेरे बटन्स हैं उनमें 20 पिक्सल की क्या आ जाए, पैडिंग आ जाए। और उसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई बॉर्डर रेडियस इसका क्या कर दो, बॉर्डर रेडियस में इसका कर दूंगा 10 पिक्सल, ताकि जो मेरा कैलकुलेटर के जो कॉर्नर्स हैं वो क्या हो जाए, थोड़े से राउंडेड हो जाए। तो देखो यहाँ पर इसके कॉर्नर्स क्या हो चुके हैं, राउंडेड हो चुके हैं। ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखें। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं ये बोलूँगा कि भाई ये जो कैलकुलेटर फॉर्म डॉट कैलकुलेटर बोलूँगा, डॉट कैलकुलेटर के अंदर जो मेरे फॉर्म है, फॉर्म के अंदर जो मेरी इनपुट फील्ड्स हैं उनको स्टाइल करना है। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि भाई उन इनपुट फील्ड्स का बॉर्डर क्या कर दो, 0 कर दो। इसके साथ साथ उनको आउटलाइन भी मैं क्या दे दूंगा, 0 की दे दूंगा। ठीक है, मैं आउटलाइन इनको क्या दे दूंगा, 0 दे दूंगा। उसके बाद मैं बोलूँगा कि विड्थ इसकी कितनी कर दो, 60 पिक्सल और हाइट भी मैं सेम ही रखूँगा, ताकि जो मेरे बटन्स है ना वो बिल्कुल स्क्वायर में दिखें आपको। तो मैं हाइट भी इसकी क्या कर दूंगा, 60 पिक्सल कर दूंगा। उसके बाद मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, क्योंकि मुझे अपने बटन्स को भी क्या देना है, बॉर्डर रेडियस। उनका जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल राउंडेड देने हैं, तो बॉर्डर रेडियस में इसको दे दूंगा 10 पिक्सल। उसके बाद मैं क्या करूंगा, बॉक्स शैडो दे दूंगा। आपने मेरे बटन्स को देखा होगा, उनमें आपको बॉक्स शैडो दिख रहा था। ठीक है, तो मैं बॉक्स शैडोज को दे दूंगा -8 पिक्सल और -8 पिक्सल और कितना
ज़्यादा शेडो होना चाहिए, मैंने बोला कि भाई 15 पिक्सल का शेडो होना चाहिए। RGBA किस कलर का होना चाहिए, मैं यहाँ पे कलर दे दूंगा क्या 255, उसके बाद मैं बोलूँगा 255, उसके बाद मैं बोलूँगा 255, उसके बाद मैं बोलूँगा 0.1। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर क्या दे दिया है, पहला कलर दे दिया है। और जो दूसरा कलर मैं देने वाला हूँ, मैं इसी को यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C, और यहाँ पर लाकर मैं इसको क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, -8 पिक्सल की जगह मैं इसको कर दूँगा सिंपल 5 पिक्सल, यहाँ पर भी मैं इसको कर दूँगा 5 पिक्सल, इसको हम 15 पिक्सल ही रहने देंगे। और यहाँ पर जो हम कलर यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे 0, यहाँ पर भी मैं इसको दूंगा 0, और यहाँ पर भी मैं इसको क्या दूंगा 0, और यहाँ पर हम लिखेंगे 0.2। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बॉक्स शेडो दे दिया। आप कोई भी कलर्स जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यही यूज़ करने हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या दे दूंगा कि बैकग्राउंड इनका क्या कर दो, ट्रांसपेरेंट कर दो। बैकग्राउंड में मैं इसको दे दूंगा ट्रांसपेरेंट, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे FSZ 20 पिक्सल, मतलब फ़ॉन्ट साइज़ क्या कर दो 20 पिक्सल कर दो। कलर मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा #12345 ठीक है, वाइट कलर में यहाँ पे दे दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई कर्सर इसका क्या कर दो, पॉइंटर कर दो। ठीक है, कर्सर हम इसको यहाँ पे दे देंगे, पॉइंटर दे देंगे। और लास्ट जो हम यहाँ पे देने वाले हैं वो देंगे मार्जिन 10 पिक्सल का दे दो। Ctrl से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो कितना ज़बरदस्त और कितनी जल्दी से मैंने यहाँ पर अपना कैलकुलेटर डिज़ाइन कर लिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब हम ज़रा अपनी ये इनपुट फील्ड को भी देख लेते हैं और अपना ये =2 के बटन को भी देख लेते हैं। दोनों चीज़ों को हम देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं बोलूँगा कि भाई ये जो मेरा जो फॉर्म का जो डिस्प्ले है, ठीक है, डॉट डिस्प्ले लिखना पड़ेगा मुझे, डॉट डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले क्या है हमारा, जहाँ पर हमें अपना जो भी हम इनपुट दे रहे होंगे वो हमें वहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है, तो उसका मैं सबसे पहले क्या करूँगा, डिस्प्ले उसका मैं फ्लेक्स करूँगा। उसके बाद मैं उसको एक प्रॉपर्टी दूंगा GC, और GC में मैं इसको बोलूँगा फ्लेक्स एंड कर दो, ताकि वो कहाँ पर आ जाए, बिल्कुल एंड में आ जाए। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको मार्जिन दे दूँगा, मार्जिन में इसको 20 पिक्सल दे दूँगा टॉप और बॉटम से, और लेफ्ट और राइट से मैं 0 दे दूँगा। Ctrl से सेव करूँगा, चलकर दिखाऊँगा। तो देखो यहाँ पर ये बिल्कुल एंड में आ चुका है, जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद मैं बोलूँगा कि भाई फॉर्म में हमारे पास एक क्लास है डॉट डिस्प्ले के नाम से, और उसके अंदर जो हमारा इनपुट है, ठीक है, उसको मैं स्टाइल करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बोलूँगा TAR, मतलब टेक्स्ट अलाइन क्या कर दो, राइट कर दो, कि राइट से हमेशा क्या हो, टेक्स्ट आना शुरू हो। ठीक है, फ्लेक्स में इसका क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। फ्लेक्स में इसका यहाँ पे कर देता हूँ, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लेक्स और 1 लिख देता हूँ इसको। और उसके बाद में FSZ यहाँ पे मैं लिख दूंगा 45 पिक्सल, मतलब फॉन्ट साइज क्या कर दो 45 पिक्सल कर दो। और बॉक्स शेडो इस पर अप्लाई ना हो, तो मैं बॉक्स शेडो यहाँ पे कर दूंगा नन। ठीक है, ये हमने यहाँ पर अपना इसको भी डिज़ाइन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर बोलेंगे कि भाई फॉर्म में हमारे पास इनपुट डॉट इक्वल। ठीक है, अब देखो एक सेकंड, मैंने यहाँ पर इक्वल को क्लास दी थी, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर देखता हूँ, नहीं मैंने इक्वल को क्लास नहीं दी है। तो मैं एक काम ये करूँगा कि सबसे पहले इस इक्वल वाले बटन को मैं एक क्लास दे दूंगा। तो मैं क्लास इसको दे दूंगा इक्वल के नाम से। ठीक है, मैंने इसको इक्वल के नाम से यहाँ पे क्लास दे दी है। Ctrl से इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई फॉर्म के बाद मैं बोलूँगा इनपुट के बाद बोलूँगा डॉट के बाद मैं बोलूँगा इक्वल। ठीक है, कि हमारे इनपुट में जो इक्वल वाली जो क्लास है उसकी आपने विड्थ कितनी कर देनी है, 140 पिक्सल। ठीक है, जैसे ही ये करूँगा, Ctrl से सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो ये मेरा =2 का बटन यहाँ पर बड़ा हो चुका है। ठीक है, यही चीज़ मैंने करनी थी और यहाँ पर ये मैं कर चुका हूँ, ये भी चीज़ हम यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब मैंने एक काम ये करना है कि मैं अपने इन बटन्स को क्या करना चाहता हूँ, इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूँ। अभी अगर मैं एक काम ये करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे Ctrl से सेव करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आपको चलकर मैं दिखाता हूँ। तो देखो जब भी मैं इन बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन जो हमारा यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर अगर मैं कुछ भी क्लिक कर रहा हूँ तो आपको ये सारी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। तो ये वेबसाइट में इंटरेक्टिव चेंजेस कहाँ से आते हैं हमें बहुत अच्छे से पता है। हम अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव कैसे बना सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट में डायनेमिक चेंजेस कैसे लेकर आ सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए। तो अब हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने से पहले आप ये देखो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप ये चाहते हो कि जब भी आप बटन पर क्लिक करो तो जिस बटन पर क्लिक कर रहे हो वो वैल्यू आपको शो हो जाए, ठीक है, या वो ऑपरेशन आपको परफॉर्म होते हुए दिख जाए, ये आप करना चाहते हो। जावास्क्रिप्ट में एक टॉपिक होता है जो मैंने अभी कल परसों ही पढ़ाया है, ठीक है, मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हो। मैंने उसमें एक टॉपिक आपको पढ़ाया है डॉम इवेंट्स का। और डॉम इवेंट्स क्या होते हैं, डॉम इवेंट्स के बारे में मैंने आपको
बताया था कि जो भी हम एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं ना, जो भी अकरेंस आ रही होती है हमारे वेब पेज पर, वो क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर कोई बटन क्लिक कर रहा है या माउस ओवर कर रहा है, कुछ भी इस तरीके के जितने भी इवेंट्स होते हैं ना, ये सारे क्या होते हैं, डॉम इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं किसी बटन पर क्लिक करता हूँ ना, तो एक इवेंट लिसनर होता है, वो क्या बोलता है कि भाई बटन क्लिक हो गया, लाओ मुझे इसका रिस्पॉन्ड ला कर दो। तो इनका जो बटन्स का जो रिस्पॉन्ड होगा, वो आप क्या करते हो, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखकर उन इवेंट लिसनर को रिस्पॉन्ड करते हो कि भाई जब भी मेरे बटन पर कोई क्लिक करे तो ये चीज हो जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, उन इवेंट लिसनर का रिस्पॉन्ड बनाना होता है, उन इवेंट लिसनर का रिस्पॉन्ड लिखना होता है। ठीक है, और उन इवेंट लिसनर का जो रिस्पॉन्ड आप लिखते हो उसको क्या कहा जाता है, इवेंट हैंडलर्स भी कहा जाता है। ये चीज भी मैंने आपको अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में बताई है। ठीक है, तो आपने अगर कोई टॉपिक डेप्थ में पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर हम देखेंगे कि हम कैसे इनलाइन इवेंट लिसनर्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था, लेकिन मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा कि हम कैसे इनको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं एक काम ये करता हूँ, पहले आपको मैं इन नंबर्स पर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ इस 7 वाले बटन पर। मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा जो मेरा होने वाला है ऑन क्लिक का। ठीक है, ऑन क्लिक का मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। ये क्या बता रहा है, ये एक इवेंट लिसनर है जो बता रहा है कि भाई जब भी इस बटन पर क्या किया जाएगा, क्लिक किया जाएगा, तो तुमने क्या काम करना है वो मैं इसके अंदर बता दूंगा, इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई डिस्प्ले हमारा क्या है, जो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले नेम दिया हुआ है ना, इस डिस्प्ले को मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला डिस्प्ले डॉट वैल्यू। वैल्यू से क्या होता है, जो भी उस इनपुट फील्ड के अंदर आप डिस्प्ले कराना चाहते हो ना, उसके लिए आप क्या यूज करते हो, वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज करते हो। तो मैंने बोला कि भाई डिस्प्ले डॉट वैल्यू। ठीक है, डिस्प्ले डॉट वैल्यू, और वैल्यू के बाद मैं क्या लिखूंगा, इक्वल टू लिखूंगा। इक्वल टू के बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगाने, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि बाहर मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमास, तो अंदर मैं क्या यूज करूंगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज करूंगा। ये भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है, हमें पता होना चाहिए कि कब हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज करने, कब सिंगल। अगर आप बाहर डबल यूज करते हो तो आप अंदर सिंगल कर सकते हो, और अगर आप अंदर सिंगल करते हो तो बाहर आप डबल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आने के बाद मैं ये बोलूंगा कि भाई जब भी 7 वाले बटन पर क्लिक किया जाए तो डिस्प्ले की वैल्यू को किसके बराबर कर दिया जाए, 7 के बराबर कर दिया जाए। कंट्रोल एस से सेव करता हूं, चलकर देखता हूं कि क्या ये मेरा 7 वाला बटन काम कर रहा है। मैं जैसे ही 7 पे क्लिक कर रहा हूं तो देखो ये बटन काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहां पर अगर आप आओ, यहां पर मैं 7 क्लिक कर रहा हूं, दोबारा 7 क्लिक कर रहा हूं, 2 बार 7 आ रहा है, लेकिन यहां पर मैंने 7 क्लिक करा हुआ है, जैसे ही दोबारा 7 क्लिक कर रहा हूं तो ये दोबारा 7 मेरे पास 2 7 मुझे नहीं दिख रहे। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है कि ये उसको क्या कर रहा है, ओवरराइट कर रहा है। ठीक है, और मैं ये चाहता हूं कि ओवरराइट नहीं करे, मैं ये चाहता हूं कि ये एग्जिस्टिंग चीज के साथ जाकर जुड़ जाए, अपेंड हो जाए। ठीक है, कॉन्केटिनेट हो जाए। तो उसके लिए हमने जावास्क्रिप्ट में ये चीज पढ़ी है कि आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ इक्वल टू का साइन नहीं, आप यहां पे यूज करोगे प्लस इक्वल टू का साइन। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, अब आपको चल कर दिखाऊंगा। तो देखो ये मेरे पास, मैंने जैसे 7 क्लिक करा, दोबारा 7 क्लिक करूंगा तो देखो अब 2 बार 7 आ रहा है। ठीक है, तो ये प्लस इक्वल टू की लॉजिक हमारे पास इस वजह से यूज होती है। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इन सारे ऑन क्लिक इवेंट्स को अपने हर बटन में लगा सकता हूं। तो इसको कंट्रोल सी कर लेता हूं, और एक काम ये करते हैं कि हम यहां पर आ जाते हैं। मैं VS कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज करने वाला हूं। कैसे यूज करते हैं, आपने ऑल्टर की को प्रेस करना है, और जहां जहां पर आप क्लिक करोगे वहां वहां पर आपके क्या आ जाएंगे, कर्सर्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं इसको भी यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये भी क्लिक कर देता हूँ, ये भी क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर भी क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर भी क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर भी क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर भी मैं इसको क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा और मैं कंट्रोल भी कर दूंगा। तो ये सब जगह मेरे पास ऑन क्लिक डिस्प्ले डॉट वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं चेंज कर लेता हूँ, जब 8 का बटन प्रेस होगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। जब 9 का बटन प्रेस होगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। अभी हम मल्टीप्लीकेशन वाले, अभी हम ऑपरेटर्स वाली चीज़ों को नहीं देख रहे। ठीक है, अभी हम सिंपल नंबर्स वाली चीज़ों को देख लेते हैं। मैं यहाँ पर इसको 4 कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पर 5 कर दूंगा, 5 करना है। इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, 1, यहाँ पे हम इसको कर देंगे 2, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे 3। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और चलकर आपको दिखाऊंगा। तो आप देखना मेरे सारे बटन जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो किस तरीके से मेरे ये सारे बटन्स काम कर रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिक जितने भी बटन्स हैं। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, मुझे इसी चीज़ को यहाँ पर भी पेस्ट करना है। तो मैं इसमें भी और इसमें भी मुझे इसको क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं 1 सेकेंड मैं यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर आने के बाद दोबारा यहाँ पर आऊँगा, स्पेस दूंगा, यहाँ पर भी पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जब 00 वाला बटन प्रेस हो तो 00 शो कराना है आपने, जब सिंगल जीरो वाला नंबर बटन प्रेस हो तो आपने सिंगल जीरो वाला बटन, सिंगल जीरो आपने यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। ठीक है,
अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके ऑपरेटर्स है ना, आपने इनको भी बताना है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब भी मेरा मल्टीप्लिकेशन वाला बटन प्रेस हो तो आपने यहाँ पे क्या दिखाना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन दिखाना है, ठीक है। जब भी आपका माइनस का बटन प्रेस हो तो आपने क्या करना है, माइनस का साइन दिखाना है, तो मैं यहाँ पे डैश लिख दूंगा। जब भी आपका प्लस का बटन प्रेस हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस का साइन दिखाना है, तो मैं यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं, मुझे क्या करना है, यहाँ पर भी ऑन क्लिक का इवेंट लगाना है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 7 की जगह प्लस लिख दूंगा, ठीक है। इस तरीके से कर लेना है। और उसके बाद यहाँ इक्वल टू का अभी हम रहने देते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पर, सारी चीज़ें हम तकरीबन कर चुके हैं। अब हम अपने इन AC डिलीट और पॉइंट और डिवीजन वाले बटन को भी क्या कर लेते हैं, इन पर भी क्या कर लेते हैं, हम इवेंट लिस्टनर लगा लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, यहाँ पर भी मैं VS कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी का यूज़ करूँगा और यहाँ पर अगर स्पेस देके कंट्रोल V कर दूंगा, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब भी AC का बटन प्रेस हो तो मेरी स्क्रीन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो मैं इसको यहाँ से 7 हटा दूंगा और कुछ भी नहीं लिखूंगा, ताकि जब भी AC के बटन पर क्लिक हो तो मेरी जो डिस्प्ले की जो वैल्यू है वो बिल्कुल क्या हो जाए, यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। डिलीट को अभी हम बाद में देखते हैं। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे पॉइंट का बोलना है, तो भाई यहाँ पे मुझे पॉइंट शो करवाना पड़ेगा और डिवीजन के लिए मुझे यहाँ पर स्लैश का साइन चाहिए होगा, ठीक है। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे आके क्या लिख दूंगा, स्लैश का साइन लिख दूंगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल S से सेव करता हूँ और चलकर आपको दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 888 लिख रहा हूँ और जैसे ही AC कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर इसको काम ये नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, क्योंकि यहाँ पर प्लस इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, इक्वल टू आएगा, ठीक है। जब भी हम AC का साइन यूज़ करेंगे तो हमें कोई चीज़ कॉन्केटिनेट नहीं करवानी है, हमें उसमें से क्या करवानी है, उस चीज़ को बिल्कुल हटा देना है, बिल्कुल अपडेट कर देनी है वैल्यू को। तो यहाँ से मैं प्लस का साइन रिमूव कर दूंगा, कंट्रोल S से सेव करूँगा, अब चलूँगा और अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 555 लिखता हूँ, AC प्रेस करूँगा तो देखो मेरी स्क्रीन यहाँ पर क्लियर हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल पॉइंट लिखना चाहूँ तो पॉइंट भी मेरा काम कर रहा है, और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल डिवीजन करना चाहूँ 9/3, ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है भाई। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें रह गई हैं, एक हमारे पास ये डिलीट का बटन रह गया है और एक हमारे पास इक्वल टू का बटन रह गया है। डिलीट के बटन के लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे, हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि भाई डिस्प्ले डॉट वैल्यू, ठीक है। और मैं यहाँ से काम ये करता हूँ कि मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ, मैं बोलूँगा डिस्प्ले डॉट वैल्यू को आपने किसके बराबर करना है, डिस्प्ले डॉट वैल्यू के ही बराबर करना है, डिस्प्ले डॉट वैल्यू के ही बराबर करना है। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक मेथड यूज़ करूँगा डॉट स्लाइस का। अब ये डॉट स्लाइस का मेथड क्या होता है, ये जब हमने स्ट्रिंग्स पढ़ी थी, जब हमने स्ट्रिंग्स पढ़ी थी या एरेस के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तब हमने इस मेथड को समझा था कि ये स्लाइस का मेथड क्या करता है, ये आपके स्ट्रिंग में से रिमूव कर देता है चीज़ों को, ठीक है। और ये आपसे क्या करता है, दो पैरामीटर्स लेता है। पहला पैरामीटर ये पूछता है कि भाई किस इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट करना है, मैंने बोला कि भाई 0 से स्टार्ट करना है और आपने उसको स्लाइस कहाँ तक करना है, -1 तक। -1 का मतलब ये है कि आपने पूरी स्ट्रिंग को रखना है, सिर्फ जो आखिरी वाली वैल्यू होगी ना उसको आपने हटा देना है। जब भी मैंने यहाँ पर इसकी एंडिंग वैल्यू क्या दी है, -1 दी है, कि भाई स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से, लेकिन स्लाइस कहाँ तक करना है, -1 तक। ये जो आखिरी वाली वैल्यू है उसको आपने क्या कर देना है, स्लाइस कर देना है, रिमूव कर देना है। कंट्रोल S से सेव करूंगा और चलकर देखता हूँ कि क्या मेरा डिलीट का बटन काम कर रहा है। मैं यहाँ पे 5 4 7 लिखता हूँ और जैसे डिलीट पर क्लिक करूंगा तो 7 को क्या हो जाना चाहिए, रिमूव हो जाना चाहिए। डिलीट पे क्लिक करा तो देखो 7 रिमूव हो गया, फिर दोबारा डिलीट पे क्लिक करा तो देखो 4 भी रिमूव हो गया। तो यहाँ पर हमने अपने डिलीट के बटन पर भी इवेंट लिस्टनर हैंडल कर लिया है। अब हमारे पास जो लास्ट रहता है वो क्या है, हमारा इक्वल टू का बटन। तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपने इक्वल टू के बटन पर और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, अपने ऑन क्लिक के इवेंट लिस्टनर को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर लिखने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपने क्या करना है, आपने इन्वर्टेड कॉमर्स लिखने, आप लिखोगे डिस्प्ले डॉट वैल्यू, कि भाई डिस्प्ले की वैल्यू को क्या कर दो, आप बोलोगे यहाँ पे इक्वल टू का साइन। इक्वल टू के साइन के बाद आप यहाँ पे एक मेथड यूज़ करोगे, वो होगा इवेल का। ये जो इवेल का फंक्शन होता है ये क्या काम करता है, ये आपकी इक्वेशंस को इवेल्युएट करता है, ठीक है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है कि आप जो है वो हर बार इवेल्युएट का फंक्शन यूज़ करो। आप ज़्यादातर देखोगे कि जब भी हमने जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं तो हम उनके लिए मेथड्स बनाते हैं, ठीक है, उनके लिए हम फंक्शंस बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इवेल का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा सिक्योर वेबसाइट नहीं है हमारे पास सिंपल सा एक बेसिक कैलकुलेटर है। तो हमारे लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हम इवेल्युएट का फंक्शन यूज़ कर लें। इसके अंदर आपने बोलना क्या है, इसके अंदर आपने सिंपल ये बोलना है कि भाई डिस्प्ले डॉट वैल्यू, कि भाई डिस्प्ले डॉट वैल्यू जो भी अभी डिस्प्ले पर वैल्यू है उसको क्या कर दो, पकड़ के इवेल्युएट कर दो, ठीक है। तो कंट्रोल S से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 5 - 3, तो अब मेरे डिस्प्ले में वैल्यू क्या है, 5 - 3। तो जैसे ही इक्वल टू पे क्लिक करूंगा ये उसको क्या कर देगा, इवेल्युएट कर देगा। इक्वल टू पे क्लिक करा तो देखो इसने मुझे आंसर दे दिया 9
और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 29.2 और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इक्वल टू करूँगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आपने अपना यहाँ पर कंप्लीट कैलकुलेटर यहाँ पर बना लिया है। सिर्फ एक चीज़ की थोड़ी सी कमी दिख रही है यार, ये जो ऑपरेटर्स के बटन है ना, यहाँ पर इनका थोड़ा सा डिफरेंट कलर दिख रहा है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट कलर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले जहाँ जहाँ आपके ऑपरेटर्स हैं आप उनको क्या कर सकते हो, एक क्लास दे सकते हो, ठीक है, ताकि आप उनको सेपरेटली क्या कर सको, स्टाइल कर सको। तो मेरे पास ऑपरेटर्स कहाँ कहाँ है, ये एक एसी वाला है, तो मैं इसको यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ क्लास, और इस क्लास को मैं क्या दे दूंगा, ऑपरेटर के नाम से क्लास दे दूंगा, ठीक है। इसी चीज़ को मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल C कर लेता हूँ, और इस डेल पर भी, क्योंकि ये भी मेरा ऑपरेटर है, उसके बाद ये पॉइंट भी मेरा क्या है, ऑपरेटर है, उसके बाद ये डिवीजन भी मेरा क्या है, ऑपरेटर है, और उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन का साइन भी मेरा ऑपरेटर है। मैं काम करता हूँ मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करता हूँ यार, और यहाँ पर आने के बाद मैं इस तरीके से लिखूंगा, स्पेस दूंगा, क्लास ऑपरेटर मैंने इन तीनों में लगा दी है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो इक्वल टू है ये भी हमारा क्या है, एक ऑपरेटर है, बल्कि यहाँ पर मैंने क्लास का एट्रीब्यूट ऑलरेडी यूज़ करा हुआ है, तो मैं एक काम ये करूँगा, इसको कंट्रोल X करूँगा और यहाँ पर इक्वल के बाद आकर स्पेस दूंगा और यहाँ पर इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। दो दो एट्रीब्यूट यूज़ करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही एट्रीब्यूट में दो क्लासेस को दे सकता हूँ। तो क्लासेस तो मैंने दे दी, अब इनको क्या करना है, स्टाइल करना है। तो स्टाइल करने के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पर आकर लिखोगे फॉर्म, फॉर्म के बाद आप लिखना इनपुट, इनपुट के बाद आप लिखोगे डॉट ऑपरेटर, के भाई जिस इनपुट की क्लास क्या है, ऑपरेटर है, उसमें आपने क्या करना है, उसका आपने कलर यहाँ पर ये कर देना है #97FEED, ठीक है। आपने उसका कलर क्या कर देना है, ये कर देना है। कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पर मेरा कैलकुलेटर बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे डिज़ाइन हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। क्या है ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है, चलो भाई चेक कर लेते हैं कि भाई रिस्पॉन्सिव है या नहीं। मैं इंस्पेक्ट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर हम आ जाएंगे और हम इसको देख लेते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है, बस ये यहाँ पर आकर थोड़ा सा बिगड़ रहा है, ठीक है। तो एक काम ये करते हैं कि हम इसको सेट कर लेते हैं, मीडिया क्यूरीज लगा लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको सेट कर लेते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा @media स्क्रीन, और स्क्रीन के बाद मैं लिखूंगा एंड के बाद मैं लिखूंगा ब्रैकेट में क्या, एंड के अंदर मैं लिखूंगा मैक्स डैश विद, कि भाई मैक्स विथ जब मेरी क्या हो 400 पिक्सल हो, तब आपने इन स्टाइलिंग को अप्लाई कर देना है। मैं बोलूँगा कि भाई डॉट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के अंदर जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर की जो इनपुट्स हैं, उनके जो बटन्स हैं, पहले मैंने 60 पिक्सल की विद और हाइट दी थी, अब मैं विद और हाइट इनकी दे दूंगा 40 पिक्सल, और हाइट भी मैं इसकी कहते हैं दे दूंगा 40 पिक्सल की, ठीक है। इसके साथ साथ मैं एक काम और ये करूँगा कि फॉर्म इनपुट, इनपुट के बाद मैं लिखूंगा डॉट, डॉट के बाद मैं लिखूंगा इक्वल, के जो मेरा इक्वल वाला बटन है उसकी विड्थ कितनी कर दो, थोड़ी कम कर दो, 100 पिक्सल की विड्थ कर दो। कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो अब जैसे ही मैं 400 जो है वो 400 विड्थ से कम में जाऊंगा, तो देखना यहाँ पर ये किस तरीके से मैंने इसको रिस्पॉन्सिव बना लिया है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट, ठीक है। होपफुली आपने इसमें कोई ना कोई न्यू चीज़ ज़रूर सीखी होगी, अगर नहीं भी सीखी तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम आगे चल के जो प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं वो बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, और उसमें आप बहुत अच्छी आपकी लर्निंग होने वाली है, ठीक है। अब एक काम ये करते हैं कि यार जल्दी से इस प्रोजेक्ट को पकड़ के नेटलीफाई पे फ्री होस्ट भी कर देते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आकर हम लिखेंगे नेटलीफाई। अगर आप लोगों ने अभी तक इस पर अपना अकाउंट नहीं बनाया तो भाई जल्दी से अपना अकाउंट बना लो, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद इस पर क्या कर लो, जल्दी से लॉग इन कर लो, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट्स को फ्री होस्ट कर सको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने ऐड न्यू साइट पे क्लिक करना है, डिप्लॉय मैन्युअली पे क्लिक करना है, और यहाँ पर अगर आपने अपना फोल्डर अपलोड करना है, ठीक है। तो मैं एक काम ये करूँगा कि मैं बोलूँगा कि मेरे जो है डेस्कटॉप पर, ठीक है, मेरे डेस्कटॉप पर मैंने किस नाम से फोल्डर बनाया था, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट से रिलेटेड। कहाँ गया, ये रहा, इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरी ये रही ये, और आपकी जितनी भी फाइल्स होती हैं आपने उनको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपने कंप्रेस टू जिप फाइल कर देना है, ठीक है। इसका आप कोई भी नाम रख सकते हो, जिप फाइल का मैंने कैलकुलेटर ही रख लिया है। और अब आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ से ड्रैग करना है, ड्रैग करके आपने इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, और उसके बाद ये आपकी वेबसाइट को क्या कर देगा, फ्री होस्ट कर देगा। जब आपकी वेबसाइट फ्री होस्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, साइट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आकर आप देखो कि इसने आपकी वेबसाइट का नाम कितना अजीब व गरीब रखा है, आप इसको चेंज कर सकते हो। आपने साइट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद आपने आना है यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद आपने क्लिक करना है चेंज साइट नेम पे। यहाँ पर आप इसको हटा दो और यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल लिख लो टैगजीन -कैलकुलेटर,
कैलकुलेटर। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा सेव। अब मेरी वेबसाइट का क्या नाम हो चुका है, techzine-calculator.netlify.app। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट होस्ट हो चुकी है। ठीक है, ये जो मेरा कैलकुलेटर है ये होस्ट हो चुका है। आप किसी को भी ये लिंक शेयर करोगे तो वो आपका प्रोजेक्ट अपने मोबाइल में, अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में, हर जगह वो आपके इस प्रोजेक्ट को देख सकता है। ठीक है, तो आज का ये था हमारा प्रोजेक्ट। सोर्स कोड आप लोगों को गिटहब अकाउंट पर मिल जाएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप लोग उसको देख सकते हो। अगर आप लोगों ने अपनी HTML और CSS की स्किल्स को ज़्यादा ग्रो करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरी इस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो जिसमें मैंने HTML और CSS के रिस्पॉन्सिव बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाए हैं। मैंने आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और इनको भी आप जो है वो देख सकते हो। तो इससे भी आपकी HTML और CSS की स्किल्स बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली सिर्फ इस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो। यहाँ पर भी हम HTML CSS को भी देखते रहेंगे लेकिन साथ साथ हम जावास्क्रिप्ट को भी देखेंगे। तो आने वाले प्रोजेक्ट्स हमारे बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताना कि यहाँ पर आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बनाकर सिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और दूसरे प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।